हेलो ऑल, वेलकम बैक टू डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल थिंकर्स। उसमें आज हम कवर करेंगे एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल की टाइमलाइन है 384 से 322 बीसी तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। एक बार टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, निकोमार्कियन एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, गोल्डन मीन देखेंगे हम, वर्च्यू थ्योरी देखेंगे, देखेंगे कि 11 डिस्टिंक्ट वर्च्यू क्या है और वर्च्यू होती क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उनकी जो स्टेट की थ्योरी थी उस पर नजर डालेंगे, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार रखते थे वो देखेंगे। द फोर कॉजेस, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। 6 पॉसिबल जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है उसके बारे में देखेंगे। उनके डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचारधारा थी। स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है क्या वो उसके फेवर में थे कि अगेंस्ट में, वो देखेंगे। इनका जो कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप का वो क्या था, इनका जो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या था, आर्ट और पीपल के बारे में इनकी क्या राय थी, और कॉस्मोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले वो जल्दी से लाइक कर ले और सब्सक्राइब भी करे, क्योंकि ऐसी मैंने आपके लिए बहुत सारी रिसर्च कर रखी है और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी कंटेंट मिस हो। तो कंटेंट अच्छा है तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखी है, क्योंकि आपको रेगुलर पता चलता रहेगा कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। और हमने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। तो ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों मैं आपसे बोलूँगी कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है और कुछ भी वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे लिखा करिए। और डाउट्स में आप कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे तो मैं, आपको पता ही है कि जिन जिन लोगों ने कमेंट्स पे डाउट छोड़े हैं कि मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड। इनका जन्म 384 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टागिरा। स्टागिरा कहाँ पे है अभी प्रेजेंटली? मैकेडोनिया। इनके जो फादर थे वो क्या थे? एक रॉयल डॉक्टर। अब सोचिए अगर उनके फादर रॉयल डॉक्टर थे तो उनको बचपन से ही शिक्षा अच्छी मिली होगी, उनके जितने भी मतलब अच्छी फिलॉसफी डेवलप हुई होगी। इनके निकनेम्स थे कुछ। और ये जो मैं आपको फैक्ट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ना फैक्ट्स भी याद कीजिएगा थोड़े, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, फिर आप सोचते रहते हैं कि कहाँ से आया। अच्छा, इनको बोलते थे, निकनेम में क्या था इनका? द मास्टर और द फिलोसोफर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उनके फादर कौन है? एरिस्टोटल। और यही नहीं, ये भी माना जाता है कि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। अब अलग अलग बंदा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा कोई भी, तो क्या करेगा वो अलग अलग जो स्टेट में क्या क्या सिस्टम है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से उसे कंपेयर करेगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है उसके जो ट्रेसेस मिलते हैं, कहाँ से हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं? यहीं से। ये बेसिकली अलेक्जेंडर का नाम तो सबने सुना था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके टीचर कौन थे? उनके टीचर एरिस्टोटल ही थे। अब ये उसके बाद एथेंस जाते हैं और मतलब अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरे करने के बाद एथेंस जाते हैं। वहां पे इनकी मुलाकात किससे होती है? प्लेटो से। अब प्लेटो के साथ, ये प्लेटो के स्टूडेंट थे तो उनसे इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो अपने रास्ते खुद चले गए एरिस्टोटल। फिर उन्होंने क्या खोला? एक छोटा सा स्कूल खोला। इस स्कूल का नाम था लीशियम। जो लीशियम है, लीशियम किस लिए रखा था इनका नाम? लीशियम होता है कि एक ओपन स्पेस जहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन वगैरह होती है, तो ये सोच के इन्होंने नाम लिख कर रखा था। अब ये ऐसे टीचर नहीं थे जो एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। अब जैसे अभी समझ लो डिजिटल, ये उस जमाने के डिजिटल टीचर थे। मतलब डिजिटली हम किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं। तो ये उस जमाने के थे। मतलब और इनके फॉलोवर्स को क्या कहते हैं? पेरिपैथेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? पेरिपैथेटिक्स जो टर्म है इसका ये मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो मल्टीपल जगह में जाके स्पेशली टीचर की टर्म में पढ़ाए या फिर वहां पे वो रिसर्च वगैरह करे, उनको बोलते हैं। और द वॉन्डरर्स यानी कि हमेशा जैसे चलते हुए, जैसे नहीं कहते कि फिलॉसफी, ऐसा नहीं सिस्टम है कि एक बिल्कुल क्लास हो रही है और आपको बिल्कुल ही डिसिप्लिन के वे में पढ़ाना नहीं।
जो इनकी मोस्टली टीचिंग है वो रियल लाइफ, हमारी जो आमतौर पे जिंदगी है उससे रिलेटेड है। इस वजह से इनको क्या बोलते थे, द वॉन्डरर। ये चलते चलते क्वेश्चंस के आंसर देखते थे। इनकी बुक्स जो है ना, मेनली वो इनके लेक्चर नोट्स हैं। अब इन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप की। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, लॉजिक, साइंटिफिक मेथड्स और मीटरोलॉजी, ये सारे इनको टाइटल इन्होंने ही जनरेट किए हैं। ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे। इनको लगता था कि ये ह्यूमन लाइफ में चीज़ें कैसे वर्क करती है और सोसाइटी इतने अच्छे तरीके से कैसे जाती है, तो उसके बारे में इनको बहुत क्यूरियोसिटी थी। नेक्स्ट, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसलिए इंटरेस्ट दिखाते थे और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पे बिलीव करते थे। ये सोचते थे कि लोग क्यों खुश रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं। अब निकोमैकियन एथिक्स ये है, और इसको किसने एडिट किया है? इनके जो बेटे हैं निकोमाचुस, उन्होंने। इसमें क्या है कि हाईएस्ट गुड, सबसे बड़ा गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें मतलब इन्होंने डिफाइन करी हुई है, बताई हुई है। अब हम बात करते हैं निकोमैकियन इथिक्स के बारे में। निकोमैकियन इथिक्स में एरिस्टोटल ने जो अपने सब्जेक्ट हैं उनको रेफर किया है पॉलिटिकल साइंस से, और ये कैरेक्टराइज करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वही सबसे अथॉरिटेटिव और सबसे ऊपर की साइंस है। अब ये बोलते हैं कि जो सिटी स्टेट के जो रिलेशंस है ना, वो सबसे ऊपर लेवल पे हैं। वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है सिटी स्टेट, और इनकी लाइफ में सिटी स्टेट का बहुत ज्यादा महत्व था। और जो और साइंसेस है, जैसे मिलिट्री साइंस हो गया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया, रिटोरिक हो गया, ये सब ना, ये पॉलिटिकल साइंस के नीचे आती है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये गवर्न करती है बाकी प्रैक्टिकल साइंसेस को। वो बताती है जिस हिसाब से पॉलिटी होगी उस हिसाब से बाकी चीजें डेवलप होगी। ये एक मीन्स है बाकी सबके एंड का। और अगर इसमें ये देखते हैं कि इनका ये मानना है कि अगर समझ लो कि कोई इंडिविजुअल है, समझ लो आप हो, आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडिया। इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कुछ लॉ है। तो एक बात बताओ, आप अपने हिसाब से काम करोगे कि इंडिया में जो लॉज होंगे उसके हिसाब से काम करोगे? तो क्लियरली हमें पता है कि किसको ग्रेटर अथॉरिटी मिली गई है। और ये सिर्फ अथॉरिटी मिली नहीं गई है, इसे हमें अटेन भी करना है, इसे हमें बना के भी रखना है और प्रिजर्व भी करना है। अब जो एरिस्टोटल हैं उनको बोलते थे फादर ऑफ वेस्टर्न लॉजिक। जो वेस्टर्न लॉजिक, लॉजिक का क्या मतलब है कि किसी के बारे में हम दिमाग लाते, रीजनिंग से रिलेटेड होता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फॉर्मल सिस्टम डेवलप किया था रीजनिंग का। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिडक्टिव वैलिडिटी कहाँ है एक आर्गुमेंट की। अच्छा, डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन होता है कि समझ लो आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं फॉर एग्जांपल, और आपको एक, उसमें एक मेन आपको क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी सही है। तो आप ये सोचते हो ना कि अच्छा ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रीजन है, तो हम ऐसे उसको 2-3 ऑप्शन को क्रॉस आउट करके 2-3 फिर लास्ट में से हम निकालते हैं ना कि चलो इनमें से नहीं होगा, इनमें से। तो इसको क्या बोलते हैं? डिड्यूस करना उसको, जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको एमसीक्यू वाले कोई भी क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो इससे इनका ये डिड्यूस करके बताते थे कि एक आर्ग्यूमेंट की क्या वैल्यू है, और उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते थे उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, रादर देन इट्स कंटेंट। ठीक है। एरिस्टोटल का मानना था कि जो साइकोलॉजी है ना, वो भी एग्जैक्ट साइंस है, और इसको ग्रेटर प्रिसीजन के साथ पढ़ा जा सकता है। ये कोई छोटी मोटी साइंस नहीं है। मतलब इन्होंने, अगर एक तरीके से देखे तो इन्होंने साइकोलॉजी को भी रिकॉग्नाइज किया था एज अ साइंस। ठीक है। फिर बात करते हैं वर्च्यू थ्योरी के बारे में। अब वर्च्यू थ्योरी का क्या है? इसका मेनली एम्फेसिस था कि इंडिविजुअल का कैरेक्टर कैसा होगा, रादर देन कि कोई इंडिविजुअल कौन से सेट रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो अगर हम एक ये बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ ये फोकस करें एक अच्छा इंसान बनने में, तो हमारे साथ अच्छी चीजें बिना किसी रुकावट के होंगी ही होंगी। ठीक है। ये बिलीव करते थे यूडाइमोनिया पे। यूडाइमोनिया मैंने प्लेटो वाली वीडियोस में भी आपको बताया था। यूडाइमोनिया होता है कि एक स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी,
और किसका ग्रेटेस्ट गुड, किसका ज्यादा से ज्यादा, लोगों का। ये बोलते हैं कि वही तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। ये तो एक इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है, एक कैरेक्टर की वर्च्यू है। अब वर्च्यू क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इनका इम्पैक्ट वर्च्यू का, वर्च्यू थ्योरी का इतना ज्यादा था थॉमस एक्वाइंस पे, कि इन्होंने जो नेचुरल लॉ थ्योरी बनाई थी उस पे भी इसका इम्पैक्ट दिखता है। अब वर्च्यू क्या होती है? सही काम करना, सही समय पे, सही तरीके से, सही अमाउंट पे और सही व्यक्ति के प्रति। ये नहीं कि कोई माफिया वाफिया और तुम उसको सारा मतलब अच्छे से सारी चीजें सप्लाई कर रहे हो, वो सही है काम नहीं होगा। ठीक है। तो इन्होंने जो वर्च्यूज थी वो 11 डिस्टिंक्ट वर्च्यू की एक लिस्ट बनाई थी। करेज, साहस। टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस होता है कि आप में कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, रख सकते हो आप। लिबरलिटी, लिबरलिटी की फ्रीडम। मैग्निफिकेंस, कितना कोई भव्य चीज है। मैग्नालिटी, मैग्नालिटी का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बट नहीं बोलते जैसे इंग्लिश में कि इट्स अ मार्वल, तो वो मतलब होता है उसका। प्राइड, पेशेंस, ट्रूथफुलनेस। विटीनेस, विटीनेस होता है कि आप चालाकी से और कोई भी अपना काम कराएं। फ्रेंडलीनेस। मोडेस्टी, मोडेस्टी का मतलब होता है ना ज्यादा कॉन्फिडेंस, ना ज्यादा प्राइड, ना ज्यादा ईगो। ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना। तो ये इनके हिसाब से कुछ वर्च्यूज थी। नेक्स्ट, गोल्डन मीन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब है कि ये जो हर एक वर्च्यू है ना, इसका अपना अपना, अगर समझ लो 1 से लेकर 100 तक हम परसेंटेज की बात करें, तो इसकी अपनी अपनी वैल्यू है। 0% भी है, 50% भी है, 100% भी है। तो अगर आप ऐसे एक कोई ट्राइंगल बना लो, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लैंक रख दो, प्लैंक मतलब लकड़ी का जो फट्टा सा रख दो, तो इधर वाले कंटेंट, इधर वाले कंटेंट जहां बैलेंस हो जाए ना इसकी नोक पे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गोल्डन मीन। ठीक है। जैसे विट क्या है? चालाकी। बोरिशनेस, ये तो बिल्कुल ही नीचे वाली चीज हो गया, तो बुफनरी हमारी करेक्ट होगी। अब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखो और साथ साथ अपनी वीकनेस पे काम करो। फिर अगर हम एक और चीज बात करते हैं, जैसे एक तो होता है कि कोई भी इंसान है उसमें करेज है, साहस है। एक बहुत ही कावर्ड है, डरपोक है। और एक इतना कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है कि बार बार रिवोल्ट करते रहते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस क्या हुआ? करेज, साहसी। कि करेज हम कभी कभार दिखाते हैं और बहुत सोच समझ के दिखाते हैं, और करेज ही सही तरीका है एक्ट करने का। जो वर्चू है वो एक स्किल है, एक वे ऑफ लाइफ है कि जिंदगी कैसे हम उस जीते हैं और उसमें कैसे ये जो सारे वैल्यूज है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये हम एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीख सकते हैं। यानी कि ये कैसी विजडम है? प्रैक्टिकल विजडम है, ये हम फॉलो करेंगे तभी आएगा। अब जैसे समझ लो जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ सोचते नहीं, ये नहीं, हम थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बट जैसे हम बड़े होते रहते हैं विद एक्सपीरियंस, हमें समझ में आता है कि वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। अब ये बोलते हैं कि आइडियाज कैसे आते हैं? इतना तो बिजी वर्ल्ड है, तो आइडियाज किसी को कैसे आता है? अब एथेंस में ना बहुत सारे डिसीजन कैसे लिए जाते थे? पब्लिक मीटिंग्स में लिए जाते थे। ऑफन एक अगोड़ा, अगोड़ा मतलब होता है जैसे ओपन स्पेस जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं और वहां पे फिर डिसीजन कोई बोल रहा है तो वो उसे लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी चीजों के फाउंडर थे। तो रिटोरिक एक चीज थी वो इन्होंने बनाई थी। अब रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक एक आर्ट होता है, और ऐसा आर्ट है कि लोगों को आप कुछ बोलें और वो कैसे मजाकिया वे में, थोड़ा मतलब ह्यूमर होना चाहिए उसमें, और आप लोगों को ऐसे बोले, इस तरीके से बोले कि लोग आपकी बात को समझे और वो राजी हों जो भी आप बोल रहे हैं उसके प्रति। ठीक है। ये चाहते थे कि लोग सोचे, सीरियसली ले, और इंटेंशन हो कि वो सीखे कि हाउ टू बी परसुएसिव। परसुएसिव होता है अपनी बात मनवाना, लोगों को परस्यू करना। टू रीच दोज हु डोंट ऑलरेडी एग्री। तो किसको परस्यू करना है? ऑब्वियसली जो आपसे एग्री नहीं करते उनको, उनसे कैसे बात मनवाना। इसमें हमें रिकॉग्नाइज करना होता है और एक्नॉलेज और मानना पड़ता है कि कैसे लोगों को सूद करे और उनके डरों से हम कैसे उनको मुक्त करें।
हमें उनकी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये नहीं कि एक उनकी इमोशनल साइड, ये वो, उनके बहुत सारे उनके पर्सनल उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे अभी मैं हमने थोड़ी देर पढ़ा ना कि उन्होंने माना था कि साइकोलॉजी भी एक साइंस है। उसमें ये देखो ना कि हमें अगर जैसे उनका इमोशनल चीज़ें हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, क्या प्राइड कितना है उनमें, एम्बैरेसमेंट, ईगो, बहुत सारे फीचर्स देखने पड़ते हैं। उस हिसाब से तो हम किसी को परस्यू करेंगे ना, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं कैसे परस्यू करेंगे। हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इलस्ट्रेशंस यूज कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। अब उनकी आती है थ्योरी ऑफ स्टेट। इनके हिसाब से जो मैन है बाय नेचर एक सोशल एनिमल है, ठीक है। इनके दो बेसिक इंस्टिंक्ट है, एनिमल भी बोल रखा है और सोशल भी बोल रखा है। क्यों? क्योंकि इनकी दो इंस्टिंक्ट है। क्या? एक तो रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट और एक सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट। अब जो रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट है, ये मेन और वुमेन को साथ में लाता है। क्यों? फैमिली स्टार्ट करने के लिए। फैमिली क्या जरूरत है फैमिली की? तो किसी भी पॉलिटी में जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है दैट इज फैमिली, ठीक है। एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो नेचर ने खुद बनाया है, और जो आदमी को, और मतलब आदमी मतलब यहाँ पे लिख रखा है, बट जैसे सबकी अपनी अपनी नीड्स के लिए फैमिली जरूरी होती है, एवरीडे नीड्स के लिए, ठीक है। सेल्फ प्रिजर्वेशन के कारण एक रिलेशनशिप बनती है मास्टर स्लेव की, वो दोनों पास आते हैं और देखते हैं। जैसे सेल्फ प्रिजर्वेशन, जैसे कि आपको बेसिक नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा खाना, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कमाने के लिए समझ लो आप कहीं जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किसी के लिए तो काम कर रहे हो ना, तो किसी के लिए काम कर रहे हो, फिर आपको वो पैसे दे रहे हो, उससे आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है। तो ये किस लिए होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। जो स्टेट का ओरिजिन है वो किस लिए है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स और रेशियल इंस्टिंक्ट को प्रिजर्व करना चाहता है, इसलिए एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन बना है। इससे इंस्टीट्यूशन के एसेंशियल्स क्या है, फेलोशिप। फेलोशिप मीन्स आपस में जैसे भाईचारा होना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई रूल करने वाला होना चाहिए। और तीसरा, अगर कुछ गड़बड़ होए तो हमें जस्टिस मिले। ये तीन असेंशियल्स हैं, याद रखना। अब जो स्टेट है वो क्लियरली इनके हिसाब से फैमिली से ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट है वो हाईएस्ट कम्युनिटी है। और अभी मैंने पहले भी बताया था ना कि अगर आपको इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल के आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स है या फिर, और स्टेट के ऑब्जेक्टिव है या स्टेट की प्रॉब्लम है, तो किसके प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स बड़े हैं, दैट इज स्टेट, सिटी स्टेट के। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि फ्रिक्वेंटली कंपेयर करते हैं कि पॉलिटिशियन को किससे, क्राफ्ट्समैन से। इन ये एनालॉजी कैसे ड्रॉ की, एनालॉजी होती है कि किसी भी चीज को कंपेयर करना और ऐसे कंपेयर करना कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें सही से समझ आ सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, जैसे लेजिस्लेटिव साइंस ही है इनके हिसाब से, जो कि बेस होती है प्रैक्टिकल नॉलेज में। और जो आर्किटेक्चर और मेडिसिन है ये प्रोडक्टिव नॉलेज है। क्यों? जैसे हम लेजिस्लेचर में हम कुछ रूल्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं विजडम के हिसाब से, और कैसे जरूरत है पॉलिटी को उस हिसाब से, दैट इज प्रैक्टिकली बनाते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर वगैरह ये सब बनाते तो एक प्रोडक्ट मिलता है, तो ये प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। ये कंपैरिजन वैलिड तो है इस एक्सटेंट तक कि जो पॉलिटिशियन है वो प्रोड्यूस करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है एक लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सबके लिए एक प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपके जो एरिया है वहां पे आप किसी को कैसे ट्रीट करो, किसी को कैसे। अब इसको कैसे अप्रिशिएट किया, इन्होंने बोला कि चार कॉजेस में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों सिमिलर कैसे हैं। अब इन्होंने ऐसे कंपैरिजन कर लिया तो ऐसे थोड़ा ना होता है, वो तो एरिस्टोटल है, उनको बताना भी तो पड़ेगा कि वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। इन्होंने बोला एक तो मटेरियल, दूसरा फॉर्मल, तीसरा एफिशिएंट और फाइनल। अब ये टर्म्स हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लो एक कुम्हार है, ठीक है। वो मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं, ठीक है। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, क्ले चाहिए होगा, सबसे पहले मिट्टी चाहिए होगी। तो वो क्या है, हमारा मटेरियल, दैट इज हमारा मटेरियल कॉस्ट। अब ये बन के किस चीज में बनेगा, ये एंड इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट शेप होगी, ठीक है, घड़ा बन गया। ये है हमारा फॉर्मल कॉस्ट कि ये हमने फॉर्मल ये बनाई। अब ये मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किसने की, पॉटर ने,
ठीक है, पॉटर्स व्हील उन्होंने पूरा वो चलाया अपना। ये हो गया एफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है, इन्होंने अपनी एफिशिएंसी यूज की। लेकिन फाइनल कॉस्ट क्या होता है? फाइनल कॉस्ट ये नहीं है कि घड़ा बन गया, फाइनल कॉस्ट है कि घड़े का काम ही क्या है? घड़े का काम तब होगा जब उसमें हम पानी रखेंगे, तो ये हमारा है फाइनल कॉस्ट। इसी हिसाब से जो सिटी स्टेट होती है ना, वो 4 कॉसेस में डिफाइंड है, ठीक है। एक इनके हिसाब से जो सिटी स्टेट है एक काइंड ऑफ कम्युनिटी है इनके, और ये जो ये टर्म लिखी हुई है ये इनकी लैंग्वेज में है, ठीक है। एक कलेक्शन है पार्ट्स का जिसमें कुछ फंक्शन है और इंटरेस्ट है लोगों के जो कॉमन है, ठीक है। अब 4 कॉसेस हम डिक्लेयर करते हैं। हेंस इट इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एरिस्टोटल ने बोला है जैसे अलग अलग घर है, इकोनॉमिक क्लास है, इकोनॉमिक क्लास मतलब कोई गरीब है कोई अमीर है, ठीक है, कोई लोकल पॉलिटिकल यूनिट है, ये सब ये अलग अलग लोग हैं, यानी कि जैसे अलग अलग मिट्टी है। लेकिन अल्टीमेटली जो सिटी स्टेट है इसमें क्या है? लोग ही तो है ना, ये अलग अलग टाइप के कौन है? इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं। और इंडिविजुअल सिटीजन्स along with their natural resources, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी तो है ना उनके पास, रिसोर्सेज और सिटीजन एक स्टेट के लिए मटेरियल का काम करते हैं और इक्विपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे सिटी स्टेट बनी होती है। और जैसे वो घड़ा बन रहा था तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? फॉर्मल कॉज क्या है सिटी स्टेट के लिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना। एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक सर्टेन ऑर्डरिंग ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी स्टेट, कि किस हिसाब से उनके इनहेबिटेंट्स की ऑर्डरिंग हो रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनका ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कम्युनिटी के लिए एक फॉर्म ऑफ कंपाउंड है, और वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कम्युनिटी है वो वक्त के साथ साथ सेम रहे या ना रहे। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बना था, तो क्या हम लोग भी अभी 1947 के हिसाब से ही चल रहे हैं? नहीं, हम लोग डेवलप होते रहते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वही चल रहा है। हाँ, जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम अमेंडमेंट करके उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेते हैं। इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कोई ये रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट एक इमिनेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है कि जिसके बेसिस पे सब लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सोल डाल दी गई हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है। सिटीजन्स जो है वो रेसिडेंट पॉपुलेशन के माइनॉरिटी रेसिडेंट पॉपुलेशन है जो फुल पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करते हैं। अब इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है ना उसमें सारे लोग नहीं आते, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया इसका फॉर्मल कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो मटेरियल कॉस्ट था वो क्या था? लोग, इंडिविजुअल। अब ये सिटी स्टेट आल्सो रिक्वायर्ड एफिशिएंट कोर्स, इसमें एफिशिएंट कोर्स भी तो चाहिए कि एफिशिएंट क्या है, किसने बनाया है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि कोई लॉ गिवर था। अगर उस समय की बात करें रूलर की बात हो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो रूल डिफाइंड किए गए हैं ये पॉलिटिकल ऑफिसेस ने से मतलब कोई सोवर्न ऑफिस होगा उधर से ही तो निकल के आए होंगे ना। तो इसका जो ऑफिशिएंट कॉज है सिटी स्टेट का, वो लोग हैं जिन्होंने पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनसे ग्रेटली बेनिफिट हुए। और इसको वो कौन है? लॉ गिवर, समवन लाइक, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है उसमें, जैसे एथेंस में सोलन और लेकरगस कहाँ पे? स्पार्टा में, जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उन्होंने लॉ गिवर को कंपेयर किया है पॉलिटिशियन से, यानी कि क्राफ्टमैन से, ठीक है। और ये इसका क्या है? एफिशिएंट कॉस्ट। अब फाइनल कॉस्ट क्या है? हमने ये सब बना लिया, इतनी इतनी मेहनत करी, क्यों करी? ताकि लोग एक पॉलिटी के अंदर खुशी से, शांति से अच्छी जिंदगी जी सके। और ये इन्होंने, इनकी एक बुक थी पॉलिटिक्स, उसमें भी बताया है। फाइनल कॉस्ट क्या है? गुड लाइफ एंड हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी पॉलिटी क्या है। ये इन्होंने डिस्टिंक्शन बनाई थी करेक्ट और डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पॉलिटी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। 6 पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स हैं, एक रूलर के बेसिस पे, फ्यू रूलर्स और मेनी रूलर्स। अब उसकी करेक्ट फॉर्म और डेविएंट फॉर्म। अगर एक रूलर कोई रूल कर रहा है तो सही ये होगा कि रूलर राजा ही हो, टायरनी नहीं होनी चाहिए। टायरनी क्या होती है? कि अपने हिसाब से कुछ भी रूल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है,
फ्यू रूलर्स। अगर ज्यादा लोग रूल कर रहे हैं, थोड़े 3-4 समझ लो लोग रूल कर रहे हैं, तो एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, ओलिगार्की नहीं होनी चाहिए। मैनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स रूल कर रहे हैं, तो पॉलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी को इतना वो नहीं करते थे, क्योंकि इनका मानना था, अभी बताऊंगे भी डेमोक्रेसी, चलो आप हम आगे, ये पॉइंट है, पूरी स्लाइड है, उसमें डिस्कस करेंगे। 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो थी, इन्होंने अडेप्ट की थी प्लेटो के स्टेटमेंट्स से। और फिर इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रखे थे, तो इसी हिसाब से इन्होंने इसको मॉडिफाई वर्जन अपनी जो पॉलिटिक्स थी उसमें ये दिया था। ठीक है, ये इसके फेवर में थे, इसके नहीं। ओके। एरिस्टोटल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है ना, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बेस्ड है, जो कि निकोमैचियन एथिक्स की बुक 5 में है। इन्होंने जो जस्टिस है उसको 2 हिस्सों में बताया है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि जस्टिस होना चाहिए इक्वल बेसिस पे सबके साथ एक तरीके का, और पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी कि पर्टिकुलरली अलग अलग केसेस में कैसे फेयरनेस आप उसको डिफाइन करोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे। और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर बात आती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी बेस्ड है ट्विन प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और मेजॉरिटी रूल पे। ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सुप्रीम पावर किसके पास है? फ्रीमैन, लोगों के पास है, क्योंकि वही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है। फिर जो एरिस्टोटल की डेमोक्रेसी है, इसका मतलब क्या है? एरिस्टो डेमोक्रेसी ऑफ फ्री सिटीजन। अब देखो यहाँ पे फ्री सिटीजन बोला है, इसका मतलब क्या सारे सिटीजन फ्री नहीं है? अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में सिटीजनशिप डिस्कस करने पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी सिटी स्टेट में पॉसिबल है, बट बड़ी स्टेट्स में नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फ्री सिटीजन, उनको अभी आपको डिफाइन करूंगी तो समझ में आएगा। एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये किसी इसके अगेंस्ट नहीं थे डेमोक्रेसी के, लेकिन ये बोलते थे कि एकदम एक्सट्रीम भी नहीं होनी चाहिए कि मोबोक्रेसी हो जाए, मॉब का रूल लगे। 2 एस्पेक्ट है फ्रीडम के, कि आप रूल कर सकते हो और अपने आप पे रूल करा सकते हो, क्योंकि सब इक्वल है। किस हिसाब से? नंबर के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से सब लोग इक्वल नहीं है। और आप वो कर सको जो आपकी करने की इच्छा है। अब स्लेवरी, अब सबको लगेगा कि नहीं ये तो अगेंस्ट ही होंगे स्लेवरी के, बट ऐसा नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी के बहुत तगड़े डिफेंडर थे। और क्यों डिफेंड किया इन्होंने, किस ग्राउंड पे? बोलते थे नेचुरल ग्राउंड है, नेसेसरी है और एक्सपीरियंसी। नेचुरल क्या मतलब है? कि जो सुपीरियर है ना, वो ऑलवेज, अगर स्लेवरी अगर मना भी है, समझ लो बैन भी है, तो भी वो जो सुपीरियर है वो इंफीरियर पे रीजनिंग पावर के बेसिस पे रूल कर ही लेता है, क्योंकि जो मास्टर्स हैं वो फिजिकली और मेंटली स्लेव से ज्यादा स्ट्रांग हैं। नेसेसरी, जरूरी क्यों है? क्योंकि जो अगर स्टेट का वेलफेयर चाहिए, जो टॉप मोस्ट में लॉ वगैरह बना रहे हैं, उनको भी तो आराम मिलेगा, तभी तो वो बाकी चीजों में कंसंट्रेट कर सकेंगे। और अगर स्लेव है तो स्लेव को भी तो मौका मिलेगा ना कि जो मास्टर्स की वर्चूज हैं वो भी शेयर कर सके। एक्सपीरियंसी, अब क्या था ग्रीक्स में ना, जो स्लेव्स थे ना, उन्होंने असिस्ट किया था जब सोशल डिसऑर्डर हो गया, क्योस हो गया, क्योंकि उनके लोग हैं तो उनकी बात सुन सकते हैं ना। तो सोशल रिक्वायरमेंट भी है। पता चलता है कि जो उनके मास्टर्स काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, फिर 10 लोगों को आगे जाके बताते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बात फैलती है, तो फिर पता चल जाता है कि हाँ ठीक है। तो सोशल रिक्वायरमेंट भी है बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन ये बोलते थे कि स्लेव कौन बन सकते हैं? जो मेंटली डेफिशिएंट है और वर्चुअसली सुपीरियर नहीं है, वही बन सकते हैं। अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, कि दूसरे जो वॉर के समय जो दूसरे लोगों को उन्होंने पकड़ा है, वो तो हट्टे कट्टे है, वो सब कुछ है, तो इस उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना, तो उनको नहीं मानते ये। मास्टर्स अपने स्लेव को प्रॉपरली अच्छे से ट्रीट करें, और जो क्रूअल मास्टर्स है उनको लीगल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये इनका मानना था। और ऐसी बात नहीं है कि कोई एक बार स्लेव बन गया तो फिर अब हाँ अब तुम्हें जिंदगी भर वो करनी है, मतलब सेवा करनी है, ये ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला है कि स्लेव को आप लिबरेट भी कर सकते हो अगर उसका कंडक्ट अच्छा है, और उसने कैपेसिटी डेवलप कर रखी है रीजनिंग की, और वर्चुअसली वो अच्छा हो गया है। इट इज असेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मास्टर के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो अपनी पावर को मिसयूज करे। ठीक है, जो स्लेव्स होते हैं वो सिर्फ सपोर्टर है, आपके जूनियर्स नहीं।
तो आप उनको वैसे ही ट्रीट करिए। अब बात करते हैं हम सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। स्टेट एक कलेक्टिव बॉडी है जिसमें सारे सिटीजन्स हैं। सिटीजनशिप रेसिडेंस की कौन कहाँ पे रहता है उसके हिसाब से नहीं डिफाइन होती। क्यों? क्योंकि वहां पे तो बाहर के लोग भी आके रह रहे होते हैं कभी कभार, और स्लेव्स भी होते हैं, ये सबका भी वही रेसिडेंस होता है। तो सिटीजन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पावर होती है कि वो डेलिब्रेशंस और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिस्सा ले सके, यानी कि पॉलिस में पावर शेयर कर सके, ठीक है। जो लोग बहुत यंग हैं वो इमेच्योर है, वुमेन को वो समझते थे कि इतनी उनमें मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, और ओल्ड वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए ये लोग सिटीजन इनको नहीं मानते थे। सिटीजन के पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए और एबिलिटी वो होनी चाहिए कि वो रूल कर सके और उनके ऊपर रूल किया जा सके, इनके पास वर्च्यू होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि विलियम इबेंस्टीन, इनका मानना था, इन्होंने एक टिप्पणी दी है एरिस्टोटल के बारे में कि जो एरिस्टोटल का आइडिया है सिटीजनशिप का, वो ये है कि जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जेंटलमैन है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, लेजर है, वही एक्टिव सिटीजनशिप के लिए डिवोट कर सकते हैं अपना टाइम। और सिटीजनशिप एक ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए कि मैकेनिक्स वाले, ट्रेडमैन्स वाले, जो कि वर्च्यू के अगेंस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशन के बारे में, इनके क्या विचार थे। इनका मानना था कि अगर कोई भी चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में या सिस्टम ऑफ स्टेट में, तो उसका मतलब है कि वो रेवोल्यूशन है, क्रांति है। क्रांति मतलब रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसका सिंपल मीनिंग उसका चेंज ही होता है, वॉयलेंस नहीं होता। मेजर्स क्या है कि या तो आप इस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, या पॉलिटिकल पावर ले लो बिना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करे, या फिर कभी कभार ना ये डायरेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर इंटर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ना कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट, उसके किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फिर सेट ऑफ पर्सन के अगेंस्ट ये डायरेक्ट किया जाता है। कॉज क्या होता है? जनरल कॉज। जनरल का मतलब है साइकोलॉजिकल कोई मोटिव हो गया, स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो गई, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ओकेजन्स हैं, ये सब। और पर्टिकुलर कॉज की डिसकंटेंटमेंट है, जो डिसीजन है उससे हम सहमत नहीं है, तो अब हम रिवेंज लेंगे, हम विद्रोह करेंगे, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट। आर्ट किस लिए है? आर्ट बेसिकली इधर देख लेते हैं सबसे पहले कि आर्ट का टास्क यही है कि रियलाइज करे कि ट्रूथ क्या है लाइफ के बारे में और सबके माइंड्स में। जैसे पुराने ज़माने में जब रिवोल्ट्स वगैरह ये सब होते थे ना, आर्ट का बहुत बड़ा महत्व होता था, वो बताता था कि लोगों की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और उससे क्या होती थी, एनलाइटमेंट फैलती थी, ठीक है। एक टर्म है कैथारसिस। कैथारसिस का होता है अपने इमोशन क्लीन करना, किससे? फीलिंग ऑफ फियर, डर और पिटी, उससे। एक और टर्म है पेरिफेटिया, इसका मतलब होता है फॉर्चून में चेंज। ये भी बोलते थे कि बड़े, जैसे इनकी बुक थी द पोएटिक, उसमें बोलते थे कि कैसे अच्छे प्ले लिखे जा सकते हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी थी। अब लोगो, अब ये बोल रहे हैं कि तुमने इतने सारे दोस्त बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं? फन, मजे करने के लिए बना रखे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बना रखे हैं, लेकिन तुम्हारा ट्रू फ्रेंड कौन है? जो तुम्हारी सही ग्रोथ में, ट्रू ग्रोथ में हेल्प करे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल कंडीशन होती है वो इम्पैक्ट करती है ह्यूमन को, और इस टर्म को क्या बोलते हैं? प्रोनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी। अब एक गुड कॉन्वर्सेशन कैसे होती है? जैसे अभी भी हम बात करते हैं, हमें पता नहीं होता कि किसको क्या बोलना चाहिए, क्या सोच समझ के बोलना चाहिए। ये एक की है, इंग्रेडिएंट होता है गुड लाइफ का, कि अगर इसको अच्छी कॉन्वर्सेशन करनी आती है तो उसकी जिंदगी भी मस्त मतलब चलेगी। हम अपना बिहेवियर तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम चेंज पॉसिबल तो है, कैसे? मॉरल गुडनेस से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इनका मानना है कि एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल एक्चुअल है नहीं, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। ये लेकिन कॉस्मोलॉजी पे इन्वेस्ट तो करते थे अपना टाइम। इनके व्यूज बेस्ड होते थे कि क्या कंडीशन है, कि किसी, जैसे अगर समझ लो, ये बोलते थे कि नहीं अभी गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, कोई चीज़ ड्राई है या वेट है, या अगर जैसे क्लाउड्स के बारे में बोलेंगे तो परफेक्टली मूविंग सर्कल्स हैं, ऐसे ऐसे करके ये ऑब्जर्व करते थे। ये रिकॉग्नाइज इन्होंने किया था कि जो एलिमेंट्स है ना वो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है।
ये एनिमल्स को भी ऑब्जर्व करते थे, उनके ऑर्गेनिज्म वगैरह बहुत सारी, मैंने बताया ना जूलॉजी वगैरह बायोलॉजी किन किन सब के फादर थे। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होती है? मुझे कमेंट पे लिख के बताइए टेक्सोनॉमी। ये उस पे भी इंटरेस्टेड थे। तो दोस्तों आई होप आपको एरिस्टोटल के बारे में मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर कर लिए होंगे हमने, और अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम करेंगे बाद में, एक बार थोड़े ये पॉलिटिकल थिंकर्स कवर हो जाए उसके बाद। तो दोस्तों इतने सारे जानकारी का, इतनी सारी रिसर्च का क्या परिणाम होगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो आपको शेयर नहीं करोगे फिर बोलते हो कि मैम जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ। तो शेयर करना ज़रूरी है, उसी से ही फिर जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। ओके, चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।